हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2026 के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 10 से 12 मार्च 2026 को कंडक्ट होने वाला है। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि आपकी पार्ट नंबर 8 वीडियो रहेगी, इसमें मैं आपके साथ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इस सीरीज़ के बारे में बात करूँ तो ये इस सीरीज़ में हम सिलेबस वाइज एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि आपके एक 15 डेज़ क्रैश कोर्स सीरीज़ रहेगी, जिसमें हम मोर देन 30 वीडियोस कवर अप करेंगे, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर अप किए जाएंगे। एंड इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट भी कवर अप होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज पेंटामर? इनमें से कौन सी एंटीबॉडी जो है वो आपकी पेंटामर इन नेचर रहती है, जिसका स्ट्रक्चर जो है पेंटामर होता है। सो इसमें आपका पेंटामर स्ट्रक्चर रहता है आईजीएम एंटीबॉडी का। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो एंटीबॉडीज रहती हैं वो मेन 5 टाइप की रहती हैं। एक आपकी रहती है जी ए एम ई डी। ठीक है, आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम, आई जी ई, आई जी डी, ये आपकी एंटीबॉडीज रहती हैं, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन रहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आई जी जी की बात करूं तो ये आपकी मोनोमर रहती है, इट इज़ मोनोमर। ठीक है, ये आपकी मोनोमर रहेगी, इट इज़ 7s इम्यूनोग्लोबुलिन। आई जी ए जो है, आई जी ए आपकी अगर ये सीरम में प्रेजेंट है तो ये आपकी मोनोमर की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, सीरम में है, बट सिक्रीशंस में ये आपकी डाइमर रहती है, सिक्रीशंस में ये डाइमर फॉर्म में रहती है। देन आती है आपकी आईजीएम। तो आईजीएम हमने देख लिया है, ये आपकी पेंटामर रहती है, बट ये आपकी एज अ मोनोमर भी एग्जिस्ट कर सकती है कुछ सर्कमस्टांसेस में। देन आपकी आईजीई रहती है। ठीक है, आईजीई क्या है? सो आईजीई जो है ये भी आपकी मोनोमर रहेगी, इट इज़ ऑल्सो मोनोमर। एंड इसमें आपका एक एक्स्ट्रा डोमेन रहता है इसके कांस्टेंट रीजन में। ठीक है, देन आईजीडी की बात करूं तो आईजीडी इज ऑल्सो मोनोमर, एंड ये सिर्फ और सिर्फ मोनोमर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर एंटीबॉडीज़ पे हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ आपकी आईजीजी की रहती है, जो कि आपकी 23 डेज रहती है। ठीक है, आईजीएम की बात करूं तो इसकी हाफ लाइफ 5 डेज रहेगी। आईजीए की बात करूं तो आईजीए जो है इसकी हाफ लाइफ 6 डेज। आईजीडी जो है, आईजीडी की 3 डेज। एंड आईजीई एक आपकी रहेगी, आईजीई एंटीबॉडी, सो उसकी हाफ लाइफ रहेगी 2 डेज। तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप से बन जाता है कि कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जिसकी हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, या लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा है, तो वो आपकी आईजीजी हो जाएगी। सबसे कम किसका है? वो आपका आईजीई का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड फोटोसेंसिटाइजेशन आर विच टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड फोटोसेंसिटाइजेशन, ये किस टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस हैं? सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ टाइप 4 एलर्जिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। सो आपके जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं मेनली 4 टाइप्स के आपके रहेंगे। ठीक है, टाइप 1 में क्या रहेगा? ये टाइप 1 जो है ये आपके एनाफाइलेक्सिस टाइप के रहते हैं, दीज आर ऑल्सो एनाफाइलेक्सिस। ठीक है, ये आपके एनाफाइलेक्सिस के रहते हैं, एंड इसमें आपकी आईजीई एंटीबॉडी जो है वो इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, देन जो आपके टाइप 2 रहते हैं, टाइप 2 को साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस कहा जाता है, दीज आर द साइटोटॉक्सिक एलर्जिक रिएक्शंस। एंड इसमें एंटीजन जो है ये आपकी फॉर्मेशन करता है आईजीएम एंड आईजीजी एंटीबॉडीज़ की, जो कि टारगेट सेल के साथ बाइंड करते हैं। देन जो आपकी टाइप 3 रहती है, टाइप 3 इज इम्यून कॉम्प्लेक्स, टाइप 3 इज इम्यून कॉम्प्लेक्स। एंड टाइप 4 जो है ये आपकी रहती है सेल मेडिएटेड या फिर डिलेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। तो ये बेसिकली आप रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा टाइम के बाद में शो होते हैं। सो ये 4 टाइप के इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। एंड टाइप 3 के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि इसमें आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, एंड इनको आर्थस रिएक्शन जो है वो आपके इसमें एग्जांपल्स रहेंगे टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज?
मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन सा रहेगा? ठीक है, तो इसमें आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्लोस्ट्राइडियम स्पोरोजीन्स रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहता है बेसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस। कौन सा रहेगा? बेसिलस स्टीरियो थर्मोफाइलस, स्टीरियो थर्मोफाइलस। ठीक है, ये आपका मोइस्ट हीट यानी कि ऑटोक्लेविंग में अगर उसकी आपको बायोलॉजिकल इंडिकेटर चाहिए मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन या ऑटोक्लेविंग के लिए, तो वो आपका इधर क्लोस्ट्राइडियम स्पोरोजेंस रहेगा या फिर बेसिलस स्टीरियो थर्मोफाइलस। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियसली पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर मैं ड्राई हीट की बात करूं, ठीक है, ड्राई हीट के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ड्राई हीट के केस में जो कि जिसमें आपका हॉट एयर ओवन आता है, तो इसमें आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर रहता है बेसिलस सबटिलिस। इसमें आपका कौन सा रहेगा? इट इज़ बेसिलस सबटिलिस, वेराइटी नेगर। ठीक है, देन गैसियस मेथड की अगर मैं बात करूं, गैसियस मेथड की जिसमें इथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ होता है, तो इसके लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन सा है? तो इसके लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर आपका रहता है सेम बेसिलस सबटिलिस, जो कि आपका सेम ड्राई हीट के लिए रहता है, वेराइटीज़ में भी निगर रहेगी। देन अगर मैं रेडिएशन मेथड्स की बात करूं, ठीक है, रेडिएशन मेथड्स की, तो रेडिएशन मेथड में आपका जो इंडिकेटर रहता है वैलिडेशन के लिए वो आपका रहेगा वेसिलस प्यूमिलिस। रेडिएशन के लिए वेसिलस प्यूमिलिस एंड स्फेरिकस। ठीक है, तो ये आपके रेडिएशन मेथड्स के लिए रहते हैं। देन अगर फिल्ट्रेशन के लिए पूछ ली जाए, फिल्ट्रेशन मेथड के लिए, क्योंकि फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, तो इसमें आपका सीडोमोनास डिमोनिटा। ठीक है, इसमें कौन सा रहेगा? सीडोमोनास डिमोनिटा, डिमो डिमिन्यूटा, या फिर सेरेशिया, या फिर सेरेशिया मार्सेनेंस, सेरेशिया मार्सेनेंस। तो ये आपके डिफरेंट जो है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स रहते हैं। काफ़ी बार जो है वो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए पूछा गया है, जिसमें आपका बेसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस जो है वो मोस्टली पूछा गया है, तो वो आपको नाम डेफिनेटली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस इज यूज फॉर द एस्से ऑफ। तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस किसके एस्से के लिए यूज किया जाता है? सो ये आपका ऑर्गेनिज्म जो है ये आपका जेंटामाइसिन एंड नियोमाइसिन इन दोनों ड्रग्स के एस्से के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा कुछ अदर टेस्ट ऑर्गेनिजम्स की बात करूं या कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स की बात करूं, वैसे मैंने काफ़ी एग्जांपल्स क्वेश्चंस के फॉर्म में डाले हुए हैं। तो जैसे कि आपका सेक्रोमाइसिस रहता है, सेक्रोमाइसिस सेरेविसिए, सेरेविसिए। सो इसके लिए आपका ड्रग रहता है एम्फोटेरेसिन, एम्फोटेरेसिन बी एंड निस्टेटिन, निस्टेटिन। बेसिकली आपके एक एंटीबायोटिक्स के लिए मल्टीपल टेस्ट ऑर्गेनिज्म भी हो सकती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट में जो है वो आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस लूटियस। ठीक है, सो ये टेस्ट ऑर्गेनिज्म रहता है बेसिट्रासिन के लिए, बेसिट्रासिन के लिए, अरिथ्रोमाइसिन के लिए, अरिथ्रोमाइसिन के लिए। देन माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस, माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस, स्मैग्मेटिस। सो ये आपका किसके लिए? इसमें आपका एंटीबायोटिक रहेगा ब्लियोमाइसिन, इसमें आपका एंटीबायोटिक रहेगा ब्लियोमाइसिन। देन क्लेवसिएला निमोनिया के लिए अगर मैं बात करूं, क्लेवसिएला निमोनिया, सो इसके लिए आपका नियोमाइसिन। ठीक है, नियोमाइसिन आपका इसमें क्लेवसिएला भी आपका यूज़ किया जाता है। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन इसमें इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन कैप्रियोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा सीडोमोनास एरुजिनोसा की बात करूं, सीडोमोनास एरुजिनोसा, तो इसमें आपका एंटीबायोटिक रहेगा कार्वेनिसिलिन, कार्वेनिसिलिन। इकोलाई की बात करूं, सो इकोलाई के केस में क्या रहेगा? इसमें आपका क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल,
ठीक है, ये आपका इकोलाई के थ्रू जो है वो इकोलाई इसका टेस्ट ऑर्गेनिज्म रहेगा। देन वेसिलस सबटिलिस की बात करूँ, वेसिलस सबटिलिस की बात करूँ तो इसमें आपका डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाएगा, डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि आपका जिसके लिए टेस्ट ऑर्गेनिज्म क्लेब्सिएला निमोनिया भी होता है, एंड वेनकोमाइसिन, ये डिफरेंट ड्रग्स आपके इसमें यूज़ होंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद रखेंगे तो आपका काफ़ी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिल्स इज अ एसटीडी कॉज बाय। तो सिफिल्स जो है वो आपका एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सो ये किसके थ्रू कॉज होता है, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहेगा ट्रेपोनेमा पैलिडियम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज़। सो ये मल्टीपल टाइम्स अभी लास्ट 2-3 ईयर्स में काफ़ी बार ये मल्टीपल एग्जाम्स में देखा गया सेम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अदर एग्जांपल्स की बात करें, जैसे क्लोस्ट्राइडियम टेटेनी है, तो ये आपका टेटेनस के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहता है। क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम है, तो ये आपका फूड पॉइजनिंग के लिए रहेगा, इट इज़ फॉर फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं। इसके अलावा टाइफॉइड की बात करूं, ठीक है, टाइफॉइड के लिए तो इसमें आपका सैल्मोनेला टाइफी रहेगा, इसमें आपका सैल्मोनेला टाइफी रहेगा। देन ट्यूबरक्लोसिस की बात करूं, ट्यूबरक्लोसिस की, तो इसमें आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक रहेगा, एंड माइकोबैक्टीरियम बॉविडे। ठीक है, ये क्वेश्चन ये दोनों पूछे गए हैं। देन प्लेग की बात करूं, प्लेग की, सो प्लेग के केस में आपका क्या रहेगा, इसमें यर्सीनिया पेस्टिस, इसमें यर्सीनिया पेस्टिस जो है वो इसमें आपका एग्जांपल रहेगा। देन डिप्थेरिया की बात करूं, डिप्थेरिया भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो डिप्थेरिया में आपका कोरिने बैक्टीरियम, ठीक है, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरिया इसमें आपका रहेगा। ठीक है, देन स्कारलेट फीवर एक आपका इंपॉर्टेंट रहता है, स्कारलेट फीवर। तो स्कारलेट फीवर जो है वो इसमें आपका स्टेफाइलोकोकस स्कारलेटिने, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहेगा। देन बाकी आपके कुछ जर्नल रहते हैं, जैसे कि आपका लोअर निमोनिया हो गया, तो वो आपका डिप्लोकोकस निमोनिया से कोज होता है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने डिस्कस कर लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले। सो यहीं से जो है मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। सो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इनमें से कौन सी है। ठीक है, सो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन मीन्स आपके ऐसी वैक्सीन जो कि लाइव बैक्टीरिया मीन्स जिंदा बैक्टीरिया से बनाई गई है, लेकिन वो बैक्टीरिया या फिर वायरस से, ठीक है, लेकिन वो बैक्टीरिया या फिर वायरस जो है वो डिजीज़ कोज करवाने के कैपेबल नहीं है। ठीक है, वो कैपेसिटी उसकी ख़त्म करके उसको यूज़ किया गया है वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। तो वो आपकी लाइव एटेन्यूएटेड है। किल्ड वैक्सीन में आपका वायरस जो है वो किल रहेगा, उसका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी उसके थ्रू जो है वो वैक्सीन को बनाया जाएगा। तो लाइव एटेन्यूएटेड आपकी बीसीजी रहती है। सेवीन वैक्सीन, ये दोनों ही आपकी लाइव एटेन्यूएटेड हैं। बीसीजी क्या है, इट इज़ बेसिलस कैलमेटे-गुएरिन, इट इज़ बेसिलस कैलमेटे-गुएरिन, ठीक है, एंड ये आपकी ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन रहती है। एंड सेवीन वैक्सीन जो है ये आपकी किसके लिए रहती है, इट इज़ फॉर पोलियो। ठीक है, पोलियो के लिए आपकी सेवीन वैक्सीन रहती है। तो यहाँ पे आपके बोथ ए एंड बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके अलावा कुछ अदर वैक्सीन की बात करूँ, जैसे कि लाइव एटेन्यूएटेड की बात करूँ, ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में कौन कौन सी आएगी, तो इसमें आपकी बैक्टीरियल आ जाती हैं कुछ, ठीक है, बैक्टीरियल में आपकी बीसीजी आ जाएगी। यहीं पे अगर वायरल की बात की जाए, वायरल वाली, तो वायरल में आपकी स्मॉल पॉक्स आ जाएगी, ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड में रूबेला आ जाएगी, रूबेला, देन मीजल्स, देन येलो फीवर, देन मम्प्स। ठीक है, तो ये कुछ आपकी वायरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आ जाएंगी। एंड अगर मैं किल्ड की बात करूं, किल्ड वैक्सीन्स में, सो किल्ड में अगर मैं बैक्टीरियल वैक्सीन्स की बात करूं, तो इसमें आपका कोलेरा आ जाएगा, कोलेरा, टाइफॉइड, वूपिंग कफ, ठीक है, वूपिंग कफ आ जाएगा, जो कि आपका पर्टूसिस रहता है।
यहीं पे अगर मैं वायरल की बात करूँ तो वायरल में आपका पोलियोमाइलिटिस आ जाएगा, ठीक है, पोलियोमाइलिटिस आ जाएगा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा, देन आपका रेबीज़ आ जाएगा, ठीक है। सो सेवीन आपकी पोलियो के लिए रहती है, लेकिन आपकी दो अलग अलग रहती हैं, आपकी सेवीन रहती है एंड सॉल्व रहती है। तो एक आपकी लाइव एटेन्यूएटेड रहती है, एक आपकी किल्ड वैक्सीन रहती है, ठीक है। तो ये आपका एक डिफरेंशिएटर है। देन आपके अगर रिकेट्सियल किल्ड में रिकेट्सियल पूछ लिया जाए कि रिकेट्सियल वैक्सीन कौन सी है, तो ये आपकी रहेगी टाइफस। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन यूकैरियोटिक सेल्स इज। तो यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल का क्या फंक्शन रहता है? तो सेल वॉल जो है ये आपका रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब टॉक्सिक मटेरियल की एंट्री को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपकी सेल मेम्ब्रेन रहती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका काम रहता है टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स। जो आपका आरएनए की सिंथेसिस होती है वो आपका न्यूक्लियोलस का काम रहता है, ठीक है। एंड एटीपी सिंथेसिस जो है ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया का काम रहता है, इट इज़ फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। काफ़ी जगह पे हम इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन रहता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट प्रोवाइड्स सेलेक्टिव परमेबिलिटी फॉर सर्टेन सब्सटेंसेस। तो ये आपका फंक्शन रहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है। तो ये आपका जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि टॉक्सिक मटेरियल की एंट्री को कंट्रोल करेगा, मींस उनकी परमेबिलिटी को सेलेक्टिवली जो है वो उसको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी रहती है ये आपका टॉक्सिक मटेरियल की एंट्री को कंट्रोल करता है। सो इट प्रोवाइड्स अ सेलेक्टिव परमेबिलिटी फॉर सर्टेन सब्सटेंसेस। तो ये आपका काम रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल्कम पाउडर इज कॉमनली स्टरलाइज्ड बाय। टेल्कम पाउडर की स्टरलाइजेशन जो है वो किस मेथड से होती है? तो टेल्कम पाउडर आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा कुछ अदर मटेरियल्स की बात करूँ ड्राई हीट के थ्रू, सो ड्राई हीट के थ्रू जो है वो आपके ग्लास वेयर्स स्टरलाइज होते हैं। ग्लास वेयर्स की स्टरलाइजेशन, जो आपके ऑयल एंड पाउडर्स रहते हैं, ऑयल एज वेल एज पाउडर्स जो कि आपके स्मॉल कंटेनर्स में होते हैं, उनकी स्टरलाइजेशन होती है। जो आपकी ऑयली इंजेक्शंस रहते हैं उनकी स्टरलाइजेशन भी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से हो सकती है। एंड इसमें आपका जो मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म से होती है, तो दैट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मैकेनिज्म इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो इस मैकेनिज्म के थ्रू ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड से स्टरलाइजेशन होती है। देन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की बात करूँ तो इसमें आपके आईवी फ्लूइड्स जो हैं वो आपके स्टरलाइज होते हैं। रबड़ एंड प्लास्टिक आइटम्स, जो रबड़ एंड प्लास्टिक आइटम्स हैं वो आपकी इसमें रहेंगी, ठीक है। एंड इसमें जो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है वो रहता है डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन के थ्रू जो है वो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन से स्टरलाइजेशन होती है। देन जो आपकी गैसियस स्टरलाइजेशन मेथड है, तो इसमें आपका इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज़ होती है। एंड इसमें जो आपके थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस होते हैं, थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस जैसे कि प्लास्टिक एंड रबर मटेरियल्स हो गए, सो उनकी स्टरलाइजेशन के लिए गैसियस मेथड जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा एक मेथड आपका रहता है टिंडलाइजेशन, ठीक है, टिंडलाइजेशन, ठीक है। टिंडलाइजेशन जो है वो आपका सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए यूज़ होता है या फिर कल्चर मीडिया की स्टरलाइजेशन के लिए। देन एक इम्पॉर्टेंट मेथड आपका रहता है पास्चराइजेशन। वन इम्पॉर्टेंट मेथड इज पास्चराइजेशन। सो पास्चराइजेशन मेथड से जो है वो आपकी मिल्क की स्टरलाइजेशन जो है वो होती है। सो ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो इसमें आपके आ रहेंगे। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड की डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है? सो टाइफॉइड के लिए आपका टेस्ट परफॉर्म होता है बिडाल टेस्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आपके डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज हैं, उनके लिए
डायग्नोस्टिक या सजेस्टिव टेस्ट जो हैं वो आपके अलग अलग रहते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो इसमें कुछ डिजीज़, स्पेसिफिक डिजीज़ का हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वन बाय वन इसमें देख लेते हैं। जैसे कि आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए मल्टीपल टेस्ट रहते हैं, जैसे कि आपका नियासिन टेस्ट हो गया, न्यूट्रल रेड टेस्ट हो गया, न्यूट्रल रेड टेस्ट हो गया, एमिडेज टेस्ट हो गया, देन नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट हो गया, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट हो गया, देन कैटालेज पर ऑक्साइड टेस्ट हो गया, ट्यूबरकुलिन टेस्ट हो गया, ट्यूबरकुलिन टेस्ट हो गया, देन मेंटॉक्स टेस्ट हो गया, ठीक है, मेंटॉक्स टेस्ट। तो ये सारे आपके ट्यूबरक्लोसिस के आइडेंटिफिकेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए टेस्ट रहते हैं। ट्यूबरकुलिन इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड मेंटॉक्स टेस्ट, ये दो जो है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी के भी नाम जो है वो आपको डेफिनेटली सभी के याद रखने हैं। देन अगर मैं एड्स की बात करूं, सो एड्स के लिए आपका डायग्नोस्टिक कंफर्मेटरी टेस्ट कौन से रहते हैं? तो इसमें आपका एलिसा आ जाता है, एलिसा। देन वेस्टर्न ब्लॉट आ जाता है, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो कि आपका HIV एंटीबॉडी के लिए रहता है। देन PCR आ जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देन रिवर्स इम्यूनोब्लॉट एस्से आ जाता है, रिवर्स इम्यूनोब्लॉट एस्से आ जाएगा। देन एक आपका इसमें एड्स के लिए रहता है फूजी रेबियो एग्लूटिनेशन, एंड एक आपका रहता है कार्पस टेस्ट। तो ये डिफरेंट टेस्ट आपके एड्स के लिए रहेंगे। देन इसके बाद अगर मैं लेप्रोसी की बात करूं, सो लेप्रोसी का काफ़ी सिंपल है, नाम से रिलेटेड है। सो इट इज़ लेप्रोमिन टेस्ट, ये आपका रहेगा लेप्रोमिन टेस्ट। देन अगर मैं सिफिल्स की बात करूं, सिफिल्स की, तो सिफिल्स के लिए आपका टेस्ट रहता है BDRL टेस्ट, काहन्स टेस्ट, BDRL टेस्ट, काहन्स टेस्ट, एंड वासरमैन टेस्ट, BDRL क्या रहता है? इट इज़ बिनरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। तो ये भी आपका सिफिल्स के लिए रहेगा। देन डिप्थीरिया के लिए काफ़ी और पूछा जाता है। सो डिप्थीरिया के लिए आपका शिक टेस्ट रहता है, शिक टेस्ट या फिर एलेक टेस्ट, शिक टेस्ट या फिर एलेक टेस्ट, ये आपका डिप्थीरिया के लिए रहेगा। देन स्कारलेट फीवर की बात करूं, स्कारलेट फीवर के लिए, तो स्कारलेट फीवर के लिए आपका डिक टेस्ट रहेगा, इसमें आपका डिक टेस्ट रहेगा। देन अगर मैं हेमोफिलस की बात करूं, हेमोफिलस की बात करूं, तो इसके लिए आपका डुकरे टेस्ट जो है ये आपका हेमोफिलस के लिए रहेगा। देन एक आपका रहता है डिजीज़ ब्रूसेलोसिस, ब्रूसेलोसिस, जिसके लिए आपका टेस्ट रहता है कूम्स टेस्ट, इसके लिए टेस्ट रहता है कूम्स टेस्ट। देन अगर मैं र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए बात करूं, तो इसके लिए आपका रोज़ वाटर टेस्ट रहता है, ठीक है, इसके लिए रोज़ वाटर टेस्ट जो है वो आपका र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए रहेगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, सभी के सभी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है यहाँ टेस्ट में से, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो टेस्ट में से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे हाइयर रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्ट्रेन ऑफ कॉलेरा इज यूज इन वैक्सीन। वैक्सीन में कॉलेरा का कौन सा स्ट्रेन जो है वो यूज़ होता है? सो कॉलेरा का स्ट्रेन जो वैक्सीन में यूज़ होता है दैट इज इनावा एंड ओगावा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड एट। सो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जिस भी मटेरियल की आप स्टरलाइजेशन कर रहे हैं उसको कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है? सो इसके लिए टेम्परेचर आपका रहता है 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 160 डिग्री टेम्परेचर पे 2 घंटे के लिए रखा जाएगा तो स्टरलाइजेशन हो जाएगी। इसके अलावा 160 डिग्री फॉर 1 आवर भी जो है वो आपका यूज़ किया जाता है फॉर सर्टेन सब्सटेंसेस ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, मीन्स हॉट एयर ओवन में, ठीक है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाएगा 180 डिग्री किया जाएगा, सो आपका टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, इससे 180 डिग्री पे 30 मिनट में आपकी स्टरलाइजेशन जो है वो हो जाएगी। तो ऐसे जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो आपका स्टरलाइजेशन टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी। सो हमने 4 रिएक्शंस देखे थे, एलर्जिक रिएक्शन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। सो उसमें से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो है वो किस एंटीबॉडी की वजह से होता है? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हमने टाइप 1 में देखा था, ठीक है,
जो कि आपका इमीडिएट टाइप का रहता है, इमीडिएट टाइप का, एंड इसमें जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व रहती है दैट एंटीबॉडी इज IgE। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी ग्लोबुलिन और कूम्स टेस्ट इज फॉर। सो एंटी ग्लोबुलिन या फिर कूम्स टेस्ट जो है ये किसके लिए रहते हैं? सो दिस टेस्ट इज फॉर ब्रूसेलोसिस, अभी हमने देखा था। सो डिटेक्शन ऑफ नॉन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज, जो कि आपका ब्रूसेलोसिस रहेगा, उसके लिए कूम्स टेस्ट जो है वो आपका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रास्टुजुमैब बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ट्रास्टुजुमैब जो है वो किस टाइप की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है? तो ट्रास्टुजुमैब ह्यूमनाइज टाइप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इंक मेथड इज यूज फॉर। तो इंडिया इंक मेथड जो है वो किसके लिए यूज होता है? तो इंडिया इंक मेथड इज यूज फॉर कैप्सूल स्टेनिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IP सर्जिकल ड्रेसिंग शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग। सो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टोर किया जाना चाहिए कितने टेम्परेचर पे? सो इट शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस। मीन्स बेसिकली आपका रूम टेम्परेचर पे 25 से कम डिग्री सेल्सियस पे आप सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द डायग्नोसिस ऑफ स्कारलेट फीवर। अभी हमने देखा था स्कारलेट फीवर के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट रहेगा? ठीक है, एक टेस्ट हमने देखा था, एक और आप यहाँ पे देखेंगे, इट इज शुल्ट्ज चार्ल्टन टेस्ट। तो ये आपका स्कारलेट फीवर के लिए भी की डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है which antibody is responsible for the host to protect from bacteria and virus and provide passive immunity to fetus। कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है होस्ट के लिए टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड वायरसेस से होस्ट को प्रोटेक्ट करेगी एंड पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी किसको? फीटस को। मीन्स जो न्यू बॉर्न बेबी है इनिशियल मंथ्स में, इनिशियल डेज या इनिशियल मंथ्स में जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। सो ये एंटीबॉडी जो है ये एंटीबॉडी रहती है IgG, ठीक है, जो कि मदर टू फीटस जो है वो ट्रांसफ़र होती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेजाइल हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट्स आर स्टरलाइज बाय विच मेथड। जो हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं यानी कि आपके थर्मोलेवाइल सब्सटेंस हैं, ये किस मेथड से स्टरलाइज होते हैं? तो दे आर स्टरलाइज बाय इथाइलिन ऑक्साइड, जो कि आपका गैसियस स्टरलाइजेशन रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मेटल सिरिंजेस आर स्टरलाइज बाय विच मेथड। जो मेटल सिरिंजेस हैं वो किस मेथड से स्टरलाइज होती हैं? सो दे आर स्टरलाइज बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोबैक्टीरियम स्मेगमेट इज यूज फॉर द एस्से ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो किस एंटीबायोटिक्स के एस्से के लिए माइकोबैक्टीरियम स्मेगमेट जो है वो आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है? तो ये आपका ड्रग रहता है ब्लियोमाइसिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवीन पोलियो वैक्सीन इज अब्जॉर्ब फ्रॉम GIT बाय विच मैकेनिज्म। तो सेवीन पोलियो वैक्सीन जो है वो GIT से अब्जॉर्ब होती है किस मैकेनिज्म के थ्रू? तो इट इज अब्जॉर्ब थ्रू पिनोसाइटोसिस, ठीक है, सेल ड्रिंकिंग जो प्रोसेस आपका रहता है एंडोसाइटोसिस में, तो उसके थ्रू जो है वो सेवीन पोलियो वैक्सीन अब्जॉर्ब होती है GIT से। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट रहता है आइडेंटिफिकेशन के लिए? सो डिप्थीरिया के लिए आपका शिक टेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन इज। तो वैक्सीन की स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड रहता है? तो इसके लिए टेम्परेचर आपका रहता है 55 to 60 डिग्री सेल्सियस पे आपकी वैक्सीन की स्टरलाइजेशन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड के लिए टेस्ट आपका है विडाल टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केनामाइसिन बी इज एसिड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। केनामाइसिन बी जो है ये आपका किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो है इसका एस्से किया जाता है?
तो इसका इससे होता है बेसिलस सब्टिलिस के थ्रू। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक कंटेनर्स आर नॉर्मली स्टरलाइज्ड विद। तो प्लास्टिक कंटेनर्स की स्टरलाइजेशन इथाइलिन ऑक्साइड के थ्रू होती है, क्योंकि ये आपके प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, तो ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्लास्टिक जो है मेल्ट कर जाएगी, इसलिए ये थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस हैं, इनकी स्टरलाइजेशन इथाइलिन ऑक्साइड के थ्रू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिकोइक एसिड्स आर द मेन सरफेस एंटीजन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। टिकोइक एसिड किस ऑर्गेनिज्म के सरफेस एंटीजन है? तो अगर आपको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए टिकोइक एसिड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, क्योंकि टिकोइक एसिड जो है ये आपके सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं एंड ग्राम नेगेटिव में ये आपके नहीं होते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। इनमें से एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है? सो नॉट एन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म इज स्पाइरोचेट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी आपका माइक्रोबैक्टीरियम, एस्कोस्पोर्स जो आपके सर्टेन इससे ऑब्टेन होते हैं, एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स का, ये सारे के सारे आपके एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। सो यहाँ पे नॉट है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोंटानाज मेथड इज फॉर द स्टेनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फोंटाना मेथड जो है वो इनमें से किसकी स्टेनिंग के लिए यूज होता है? तो फोंटानाज मेथड इज यूज फॉर द स्टेनिंग ऑफ स्पाइरोचेट्स स्टेनिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोवास्टैटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। सो लोवास्टैटिन जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एस्पेरिगिलस। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफामाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रिफामाइसिन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होता है? सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ हेपेटाइटिस बी इज। हेपेटाइटिस बी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहेगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईली सेंसिटिव सेमी क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डिटेक्टिंग माइक्रोबियल एंटीजेंस इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। ठीक है, काफ़ी हाईली सेंसिटिव सेमी क्वांटिटेटिव मेथड है जो कि माइक्रोबियल एंटीजेंस की डिटेक्शन के लिए यूज होता है बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में। सो दिस मेथड इज कॉल्ड काउंटर इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज म्यूरिन टाइप एंटीबॉडी। इनमें से म्यूरिन टाइप एंटीबॉडी कौन सी है? तो म्यूरिन टाइप एंटीबॉडी में आपका टोसीटोमुमैब आ जाएगा ड्रग। सो दिस इज अ म्यूरिन टाइप एंटीबॉडी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ गैस गैंग्रीन इन मैन एक्सेप्ट। इनमें से गैस गैंग्रीन कंडीशन का कॉज कौन सा नहीं है? ठीक है, तो क्लोस्ट्राइडियम हिस्टोलिटिकम इज द कोज, सेप्टिकम नोवेई, ये तीनों आपके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहेंगे गैस गैंग्रीन के, लेकिन स्पोरोजीन्स जो है वो इसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस मेडिएटेड ट्रांसफर ऑफ होस्ट डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज नोन एज। सो वायरस मेडिएटेड ट्रांसफर हो रहा है होस्ट डीएनए का फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में होस्ट डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है जो कि वायरस के थ्रू हो रहा है। सो ये आपका कहलाता है ट्रांसडक्शन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीरम कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन आईजीजी सब क्लासेस मैक्सिमम। ठीक है, अब जो आईजीजी एंटीबॉडी रहती है इसकी सीरम कंसंट्रेशन, इसमें आपकी डिफरेंट सब क्लासेस रहती हैं, तो उन सब क्लासेस में से सीरम कंसंट्रेशन किसकी सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम रहेगी? तो जो आपकी IgG1 रहेगी सो उसकी सीरम कंसंट्रेशन सबसे हाईएस्ट रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नॉन टू कोज कॉर्नियर अल्सर एक्सेप्ट। सो जो यहाँ पे डिफरेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिए गए हैं ये कॉर्नियल अल्सर मीन्स कॉर्निया से रिलेटेड अल्सर कॉज करते हैं
एक्सेप्ट पूछा गया मीन्स इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जो हो ये कोज नहीं करेगा। सो इसमें आपका सीडोमोनास एरोजिनोसा इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। मोरा Xella lacunata is responsible and Klebsiella pneumonia is responsible. But Bacillus brevis is not responsible for causing corneal ulcer. So here option C is correct. Next question है causative organism of whooping cough. Whooping cough यानी कि pertussis का causative organism क्या है? So it is Bacillus pertussis. So यहाँ पे आपका option B will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है कोम्स टेस्ट इज फॉर, सो कोम्स टेस्ट किसके लिए होता है? तो इट इज फॉर एंटी ग्लोबुलिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया स्पोर्स, सो बैक्टीरिया स्पोर्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट इसमें आइडेंटिफाई करनी है। सो बैक्टीरिया स्पोर्स आपके ऐसे टाइप्स रहते हैं जिनको किल करने के लिए हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है, अराउंड 100 to 120 डिग्री सेल्सियस पे अगर 20 मिनट्स के लिए इनको रखा जाएगा तो ये आपके किल हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेन्स यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग फंगस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो ऐसे स्टेन्स जो कि फंगस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजफुल होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेन है जो फंगस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा? ठीक है, तो इसमें आपका ग्राम स्टेनिंग ये आपका बैक्टीरिया के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी हेमेटोक्साइलिन एंड इयोसिन, गोमोरी, मिथेनामाइन सिल्वर एंड पास दैट इज पीरियोडिक एसिड स्किफ, तो ये आपके यूज़ किए जाते हैं फंगस की आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो ओनली ऑप्शन ए इज नॉट यूज, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग कंटेन लाइव एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट। सो इनमें से लाइव एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन जो है वो कौन सी नहीं होगी? सो इसमें आपका पोलियो आपकी लाइव एटेन्यूएटेड भी होती है, किल्ड भी होती है। हेपेटाइटिस ए जो है ये आपकी लाइव नहीं होती है, इट इज़ किल्ड। सो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। येलो फीवर एंड मीजल्स ये आपकी लाइव एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन होती हैं। सो ओनली ऑप्शन बी इज देयर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय। सो डिप्थीरिया जो है वो कॉज किससे होता है? सो इट इज कॉज्ड बाय कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, जो कि आपका एक बैक्टीरिया रहता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो इज कॉज्ड बाय। सो पोलियो जो है ये आपकी वायरल इन्फेक्शन है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन। बीसीजी जो हमने देखा था बैसिलस कैलमेटिक गुएरिन, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन रहती है, एंड इट इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवीन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन। सेवीन जो है ये भी आपकी जो है वो लाइव वैक्सीन रहती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Bacillus subtilis is used in assay of dash antibiotics. तो Bacillus subtilis किसके assay में यूज़ किया जाता है? So it is used in the assay of Kanamycin B, Rifampicin as well as Streptomycin. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी all will be the correct answer. Then next question है Bacillus cereus is used in the assay of dash antibiotics. So Bacillus cereus किसके assay में यूज़ होता है? So it is used in the assay of tetracycline. So यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है E. coli is used in assay of. So E. coli किसके assay में यूज होता है? So it is used in the assay of chloramphenicol. So यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन ह्यूमन इज डिटेक्टेड बाय डैश टेस्ट। जो ट्यूबरक्लोसिस रहता है उसकी प्रेजेंस को अगर डिटेक्ट करना है ह्यूमंस में, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट रहता है? सो ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमने डिफरेंट टेस्ट देखे थे, जिसमें एमिडेज टेस्ट, नियासिन टेस्ट, कैटलेज, पेरोक्सीडेज टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट आपके टीबी के लिए रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ लेप्रोसी इन ह्यूमन इज डिटेक्टेड बाय डैश टेस्ट। लेप्रोसी की प्रेजेंस चेक करनी है ह्यूमंस में, तो उसके लिए आपका टेस्ट रहेगा लेप्रोमिन टेस्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो वायरस इज स्टोर्ड एट। तो पोलियो वायरस जो है वो कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है? सो इट इज स्टोर्ड एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉकलेट अगार इज़ मेड फ्रॉम। सो चॉकलेट अगार मीडिया जो है ये आपका किससे बना होता है? सो इट इज़ मेड फ्रॉम न्यूट्रिएंट अगार एंड 5 to 10% शीप ब्लड, हॉर्स ब्लड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किया बिलोंग्स टू। सो आर्किया किसको बिलोंग करता है? सो इट बिलोंग्स टू मोनेरा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑफ फंगाई इज। ठीक है, फंगाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है? सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई इज हेट्रोट्रॉपिक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। सो माइकोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? सो फंगाई की स्टडी को कहा जाता है माइकोलॉजी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गेई आर। सो एल्गेज क्या है? सो दीज आर द ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोन्स आर। अब प्रायंस क्या होते हैं? तो प्रायंस आपके वो प्रोटीन्स होते हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ओनली प्रोटीन्स विदाउट न्यूक्लिक एसिड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज आर द पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इनमें से कौन सी ब्रांचेज जो हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट्स हैं? सो बैक्टीरियोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी है, फूड एंड बेवरेज टेक्नोलॉजी है, एटियोलॉजी है। सो इसमें आपके इस सारी की सारी जो है ये आपकी पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी की। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। यहाँ पे आप थोड़ी सी करेक्शन है, इट इज़ 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ ड्यूरिंग विच बैक्टीरिया शोज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज कॉल्ड। सो बैक्टीरियल ग्रोथ का वो फेज जिसमें बैक्टीरिया जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो शो करता है। सो इस फेज को कहा जाता है लॉग फेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू बैक्टीरियल सेल बिकम्स इक्वल टू द डेथ रेट ड्यूरिंग विच फेज। ठीक है, कि जितने बैक्टीरियल सेल्स बन रहे हैं उतनी ही डेथ हो रही है। तो ये स्टेज कौन सा कहलाता है? सो दिस स्टेज इज स्टेशनरी फेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द लैग फेज। सो लैग फेज के दौरान क्या होता है? तो ड्यूरिंग लैग फेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो न्यू एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली खुद को सेटअप करते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द डिक्लाइन फेज। अब डिक्लाइन फेज के दौरान क्या होता है? डिक्लाइन फेज के दौरान जो नंबर ऑफ लाइव सेल्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स आपका डेथ रेट जो है बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेसिकली आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे ये जो जहाँ पे बैक्टीरिया खुद को अडेप्ट कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं वो आपका लैग फेज रहेगा। देन जब एकदम से ग्रोथ आ जाएगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो वो ग्रोथ फेज जो है वो आपका कौन सा कहलाएगा? सो दैट फेज इज लॉग फेज। देन एक टाइम आएगा जब ये ग्रोथ जो एक्सपोनेंशियल हुई है वो आप कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जितने फॉर्मेशन हो रही है उतनी ही डेथ हो रही है, तो ये स्टेशनरी फेज हो जाएगा। एंड जैसे ही ये इसके बाद ये डिक्लाइन लग पड़ेगा करने, तो डिक्लाइन फेज कौन सा रहेगा? जब आपका ये बैक्टीरियाज हैं उसमें ग्रोथ जो है वो आपकी कम हो गई है एज कम्पेयर टू डेथ रेट। ठीक है, डेथ रेट बढ़ गया। तो ये आपके डिफरेंट 4 फेजेस रहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को लेकर के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। तो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम किसकी कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन बी ये दोनों ही करेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ। बेसिकली सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया की किससे बनी होती है? तो सेल वॉल आपकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैप बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बाहर आपकी सेल वॉल है, देन आपकी सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो इनके बीच में एक स्पेस रहेगा, इस स्पेस को क्या कहा जाएगा? सो दिस स्पेस इज नोन एज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोकोकस फ्लेवस इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
सो माइक्रोकोकस फ्लेवर्स किसका एग्जाम्पल है? सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोकस बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी जो डिप्लोकोकस है इसमें आपका माइक्रोकोकस, इसमें आपका डिप्लोकोकस निमोनिया आ जाएगा। जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है इसमें आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस आ जाएंगे। एंड जो आपका टेट्राकोकस बैक्टीरिया है इसमें आपका गेफ्कियाला टेट्रागेन आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका गेफ्किया टेट्रागेन आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड शेप बैक्टीरिया आर नॉन एज। सो रोड शेप बैक्टीरिया जो है वो आपके वेसिलाइज रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो आपके विब्रियो रहते हैं, विब्रियोज आर कोमा शेप्ड बैक्टीरियाज, दीज आर द कोमा शेप्ड बैक्टीरियाज। स्पाइरिला जो है ये आपके स्पाइरल या फिर हेलिकल शेप के बैक्टीरियाज रहते हैं। जो आपके कोकाइज हैं, कोकाइज आर द स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल और ओवॉइड शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये आपके डिफरेंट बेस्ड ऑन शेप एंड साइज जो है वो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया विच गेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड गेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज। सो ऐसे बैक्टीरिया जो कि एनर्जी गेन करते हैं सनलाइट से एंड इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे बैक्टीरियाज को कहा जाता है फोटोलिथोट्रॉप्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड जो आपके फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स रहते हैं वो ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि आपके एनर्जी को डिराइव करते हैं फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जो आपके कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स रहते हैं ये वैसी स्पीसीज होती हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स रहती हैं उनका यूज़ करके एनर्जी मेकअप करती हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स या फिर हाइड्रोजन्स लेती हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें से आपका शुगर, लिपिड, प्रोटीन में से ये एनर्जी सोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन्स जो है वो लिए जाते हैं। देन आपका नेक्स्ट है कीमोलिथोट्रॉप्स। तो कीमोलिथोट्रॉप्स जो हैं जो कि आपके इनऑर्गेनिक इंड्यूस्ड कंपाउंड्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया हैव विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स इन देयर न्यूक्लियर रीजन। बैक्टीरिया में किस टाइप के राइबोसोम्स जो हैं उनके न्यूक्लियर रीजन में पाए जाते हैं। सो दीज टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर 70S राइबोसोम्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस क्वांटिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। सो ऐसे एलिमेंट्स जो कि ट्रेस क्वांटिटी में ही रिक्वायर्ड रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, मीन्स काफ़ी कम अमाउंट में। सो इन टाइप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? सो दीज आर नोन एज ट्रेस एलिमेंट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ रेफ्रिजरेटेड फूड। रेफ्रिजरेटेड फूड्स की स्पॉइलेज के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? सो ये बैक्टीरिया आपका रहेगा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ओनली सर्वाइव अंडर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर कॉल्ड। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं अंडर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है वेरोफाइल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोब्स विच कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वट दे डू नॉट यूज ऑक्सीजन फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड। सो ऐसे माइक्रोब्स जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं बट ये उस ऑक्सीजन को मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ नहीं करते हैं। सो ऐसे माइक्रोब्स को कहा जाता है एरोटोलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ। तो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मॉलिक्यूलर क्लोनिंग की जा रही है तो वो हम किसकी हेल्प से जो है वो कर सकते हैं? सो इट कैन बी डन विद ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वायरसेस आर इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कौन से वायरसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं? सो वायरस मेडिएटेड आपका जो ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल का वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। एंड ये वायरस आपका रहता है बैक्टीरिया फेजेस। बैक्टीरिया फेजेस की हेल्प से आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस थ्रू विच मेथड, बैक्टीरिया जो है वो किस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस हो सकता है। सो इट कैन रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन एज वेल एज कंजुगेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो ये डिफरेंट आपके प्रोसेसेस रहते हैं, मेथड्स रहते हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैन टेक प्लेस इन बैक्टीरिया थ्रू विच मेथड। जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया में वो किस मेथड से होता है। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन तीनों ही प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ। सो फंगस की सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है। सो इट इज मेड अप ऑफ चिटिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगाई इज। फंगाई में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। तो फंगाई जो है ये आपकी रिप्रोड्यूस हो सकती है बाय सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल मेथड्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोमाइकोटा आर ऑल्सो नोन एज। तो जाइगोमाइकोटा को ब्रेड माउल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सेक्सुअल स्टेजेस फाउंड इन विच क्लास ऑफ फंगाई। ठीक है, फंगाई की कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें कोई सेक्सुअल स्टेज जो है वो नहीं पाया जाता है। सो दिस क्लास इज ड्यूटेरोमाइकोटा। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिमेंबर कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ वायरसेस रेंज बिटवीन। सो वायरसेस का साइज जो है वो किस रेंज में रहता है। तो वायरसेस कैन वेरी फ्रॉम 30 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोवायरसेस हैव। सो ल्यूकोवायरसेस में क्या रहता है। तो ल्यूकोवायरसेस में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें आपका आरएनए एंड डीएनए दोनों ही चीज़ें रहती हैं। सो बोथ डीएनए एंड आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल हैव ल्यूकोवायरसेस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वेल्टीमोर क्लासिफिकेशन वायरसेस हैव एसएस डीएनए दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज द जीनोम कैन बी पुट इन विच ग्रुप नंबर। ठीक है, वेल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो आपकी वायरसेस के लिए रहती है उसमें जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो वो किस ग्रुप नंबर में आता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये आपका ग्रुप 2 में आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो टोटल इसमें 7 ग्रुप्स जो है वो आपके रहते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ जाता है। ठीक है, सेकंड में हमने देख लिया सिंगल स्ट्रैंडेड। जो थर्ड है, थर्ड में आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाएगा। ठीक है, जो आपका ग्रुप 4 है इसमें आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आरएनए पॉजिटिव आएगा। एंड जो आपका ग्रुप नंबर 5 है इसमें आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आएगा, नेगेटिव, आरएनए नेगेटिव। देन जो आपका सिक्स्थ है, सिक्स्थ ग्रुप में आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस आते हैं विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये आपका 6 नंबर का है। एंड जो आपका 7th नंबर की है, 7 नंबर में आपका आता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। डीएनए वायरसेस में रहेंगे विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो ये 7 क्लासेज हैं, इनके बेसिस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हाई रहते हैं। एंड इसमें कुछ एग्जांपल्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि आपका रेबीज़ वायरस है, रेबीज़ ये किस ग्रुप नंबर में आता है। तो ये ग्रुप नंबर 5 में आता है। देन एक आपका हेपेटाइटिस बी वायरस रहता है। ठीक है, ये आपका ग्रुप नंबर 7 में रहता है। ठीक है, एचआईवी की अगर मैं बात करूं, एचआईवी, ठीक है, तो एचआईवी आपका किस ग्रुप में रहता है, इट इज़ इन ग्रुप नंबर 6। बाकी जो आपका कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड आपका किस में रहेगा, कॉमन कोल्ड विल बी इन ग्रुप नंबर 4, इसमें आपका कॉमन कोल्ड रहेगा। ठीक है, हर्ब्स सिम्प्लेक्स एक वायरस रहता है, हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस, ये आपका ग्रुप नंबर 1 में रहता है। एंड ग्रुप नंबर 2 में आपका पैरोवा वायरस है जो कि आपका कैनाइन पैरोवायरस रहता है। तो ये आपके डिफरेंट एग्जांपल्स भी इसमें आप स्टडी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सॉलिडिफाइंग एजेंट इन कल्चर मीडिया।
कल्चर मीडिया में एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट कौन सा यूज़ किया जाता है? सो कल्चर मीडिया में आपका पेप्टोन जो है, पेप्टोन भी आपका यूज़ होता है, जो कि कार्बन एंड नाइट्रोजन का सोर्स रहता है। जो बीफ एक्सट्रैक्ट है, ये आपका अमाइनो एसिड का सोर्स रहेगा, विटामिन्स का सोर्स रहेगा एंड मिनरल्स का सोर्स रहेगा। जो आपका ईस्ट है, ईस्ट आपका अगेन ये आपका विटामिन का सोर्स हो सकता है, कार्बन का एंड नाइट्रोजन का। एंड अगार जो है ये आपका यूज़ होता है एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर मीडिया इज यूज फॉर एंटेरोबैक्टीरियेसी मेंबर बैक्टीरिया? जो एंटेरोबैक्टीरियेसी मेंबर के बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, उसमें कौन सा कल्चर मीडिया जो है वो यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए आपका कल्चर मीडिया यूज़ होता है मैकॉन्की एगार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं थायर मार्टिन अगार की बात करूँ तो इसमें आपका बैक्टीरिया यूज़ होता है नेइसेरिया गोनोरिया। लोस्टिन जेंसन मीडिया की बात करूँ तो ये आपका यूज़ होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। एंड विल्सन एंड ब्लेयर्स अगार की बात करूं तो ये आपका यूज़ होता है फॉर रिकवरिंग सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये आपको सैल्मोनेला टाइफी के लिए यूज़ होता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वन है, इनको आप रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज डिप्लोकोकाई? ठीक है, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया डिप्लोकोकाई है? इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसमें कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। तो जो नेइसेरिया स्पीसीज़ हैं वो आपकी डिप्लोकोकाई में आती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड अगर मैं सिंपली कोकाई की बात करूँ तो कोकाई किस क्लास में हमने देखा था? सो दीज आर द बैक्टीरिया जो कि शेप के बेसिस पे रहते हैं, जो कि आपके स्फेरिकल या ओवल शेप के बैक्टीरियाज रहते हैं। ठीक है, डिप्लोकोकाई बेसिकली क्या रहता है? डिप्लोकोकाई मीन्स आपके दो स्फेरिकल बैक्टीरिया जो हैं वो आपके पेयर्स में अरेंज होंगे। यहीं पे कुछ अदर एग्जांपल्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, तो जैसे कि माइक्रोकोकस लूटियस है, ये आपका मोनोकोकाई में आ जाता है, इट इज़ इन मोनोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस की बात करूँ तो ये आपका स्ट्रेप्टोकोकाई में आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई क्लास में आ जाएगा। एंड जो आपका एरोकोकस यूरियने है तो ये आपका टेट्राड क्लास में आ जाएगा, इट कम्स अंडर टेट्राड क्लास। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपकी क्लासेस रहती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरिया विच हैव ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर एट 15 टू 45 डिग्री सेल्सियस आर कॉल्ड? ऐसे बैक्टीरिया जो कि 15 से 45 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर जाते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को क्या कहा जाता है? दीज टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आर नोन एज मीजोफिल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहीं पे अगर मैं साइक्रोफाइल्स की बात करूं ये 15 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे कम टेम्परेचर पे जो है वो ग्रो करने के कैपेबल होते हैं। एंड जो आपके थर्मोफाइल्स हैं, ये आपके इनको एटलीस्ट 45 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड रहता है कि ये आपके 45 डिग्री के अबव भी आपके जो है वो ग्रो करेंगे। ठीक है, मीन्स इनके लिए 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक डाई? इनमें से बेसिक डाई कौन सी है? पिक्रिक एसिड, ईओसिन, एसिड फिक्शन की बात करूं तो ये तीनों ही आपकी जो है वो एसिडिक डाइज हैं। मिथाइलिन ब्लू जो है ये आपकी बेसिक डाई है। इसके अलावा क्रिस्टल वायलेट, सेफ्रोनिन, ये सारे आपकी जो है वो बेसिक डाइज में रहती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMBIC series is a group of 4 individual tests that are commonly used to identify bacterial species. In this, M stands for methyl red and is the test for. ठीक है, तो यहाँ पे एक सीरीज एक टेस्ट रहता है IMBIC सीरीज टेस्ट, जो कि आपका 4 अलग अलग इंडिविजुअल टेस्ट का ग्रुप है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में है। एंड ये आपका बैक्टीरियल स्पीसीज को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए यूज़ होता है। इसमें जो आपकी M टर्म है, ठीक है, एम का मीनिंग रहता है मिथाइल रेड। एंड ये पूछा गया कि किसके लिए टेस्ट रहेगा। सबसे पहले पूरी टर्म को देख लेते हैं कि IMBIC क्या है। एक टर्म आ गई आपकी आई मीन्स आई जो है इसमें रहता है फॉर इंडोल। एम हमने देख लिया, एम इज़ फॉर मिथाइल रेड। जो VI है, VI आपका वोगस प्रोक्वेयर। ठीक है, इट इज़ फॉर
वोगस, प्रॉस केवर, ठीक है, ये आपका रहेगा। एंड सी की बात करूं तो सी आपका इसमें रहेगा सिट्रेट, सी इज सिट्रेट। अब इसमें सभी की बात करूं, जैसे कि आपका इंडोल हो गया, तो इंडोल जो है ये आपका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज और इट इज़ अ टेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडोल फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। इंडोल की प्रोडक्शन अगर ट्रिप्टोफैन से करवानी है तो उसके लिए टेस्ट जो है वो आपका रहेगा आई वाला इंडोल। सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ एसेटोइन फ्रॉम ग्लूकोज, एसेटोइन की प्रोडक्शन फ्रॉम ग्लूकोज, तो ये कौन सा रहेगा? सो इट विल बी वी, ठीक है, ये आपका वी वोगस प्रॉस्केयर टेस्ट रहेगा। देन एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम ग्लूकोज, एसिड प्रोडक्शन की बात की गई है तो वो आपका मिथाइल रेड में आएगा। एंड यूज़ ऑफ सिट्रिक एसिड फ्रॉम सोल कार्बन, सो ये आपका टेस्ट रहता है फॉर सिट्रेट के लिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, किसके लिए टेस्ट रहते हैं, क्या फुल फॉर्म है, तो ये 3-4 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर द बायोअस्से ऑफ साइनोकोवैलेमिन, साइनोकोवैलेमिन के बायोअस्से के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है लैक्टोबैसिलस लेइश्चमैनी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहीं पे अगर मैं लैक्टोबैसिलस केसेई की बात करूँ तो ये भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म विटामिन के बायोअस्से के लिए यूज़ होता है। किस किस विटामिन के लिए? ये आपका एक तो बायोटिन के लिए यूज़ होता है, दूसरा आपका फॉलिक एसिड के लिए यूज़ होता है, एंड एक आपका राइबोफ्लेविन के लिए यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके विटामिन जो हैं इनके लिए टेस्ट ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलस केसेई। देन अगर मैं लैक्टोबैसिलस अरेबिनोसिस की बात करूँ तो इसके लिए आपका निकोटिनिक एसिड रहता है, निकोटिनिक एसिड यानी कि नियासिन, जो कि आपका विटामिन B3 रहेगा। देन लैक्टोबैसिलस विरिडेंस की बात करूँ तो ये आपका थायमिन के लिए रहता है, ठीक है। दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टेस्ट बायोअस्से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर थायमिन। तो ये 3-4 एग्जाम्पल जो हैं ये आपको इसमें याद रखने हैं। लेishmania के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज साइनोकोवैलेमिन के ऊपर, समटाइम्स विटामिन B12 नाम से पूछ लिया जाता है, समटाइम्स साइनोकोवैलेमिन से। सो ये आपकी डिफरेंट कंडीशंस में रहती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्पॉइलेज एक्शन इज प्रोड्यूस्ड विद लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम के साथ में कौन सा आपका स्पॉइलेज एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा? तो लाइपेज एंजाइम की बात करें तो लाइपेज एंजाइम के साथ हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी जो है यह आपका स्पॉइलेज एक्शन रहता है। यहीं पे अगर मैं थायमिन डिस्ट्रक्शन स्पॉइलेज एक्शन की बात करूँ तो ये आपका एसोसिएटेड होता है विद द थायमिनेज एंजाइम, ठीक है, थायमिनेज एंजाइम के साथ एसोसिएटेड है। ब्राउनिंग की बात करूँ तो ब्राउनिंग जो है ये आपका पेरोक्सीडेजेस के साथ एसोसिएटेड है। एंड रिडक्शन इन शेल्फ लाइफ की बात करूँ तो ये आपका प्रोटीएजेस के साथ एसोसिएटेड है, इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रोटीएजेस, ठीक है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं। अगर सिंपली ये पूछ लिया जाए कि डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन ए, डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन ए के केस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा? तो इसमें आपका लिपो ऑक्सीजनेज, ठीक है, इसमें आपका लिपो ऑक्सीजनेज जो है वो रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केटाइनिक डिटर्जेंट टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। प्रिजर्वेटिव जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के रहते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी एक कैटेगरी आ जाएगी केटाइनिक डिटर्जेंट, एक कैटेगरी आपकी रहती है अल्कोहल्स, एक कैटेगरी आपकी रहती है फिनॉलिक कंपाउंड्स, एंड एक कैटेगरी आपकी रहती है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं। तो इसमें सिंपल पूछा गया कि जो केटाइनिक डिटर्जेंट कैटेगरी है प्रिजर्वेटिव्स को क्लासीफाई करने की, उसमें कौन सा एजेंट जो है वो आएगा? तो यहाँ पे अगर मैं क्लोरम विसिल की बात करूँ, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है, तो क्लोरम विसिल जो है ये आपका किस कैटेगरी में आता है? तो ये आपका अल्कोहल्स कैटेगरी में आता है, ठीक है। देन बेंजलकोनियम क्लोराइड की बात करूँ तो ये आपका केटाइनिक डिटर्जेंट में आएगा, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर क्लोरीनेटेड ये पूछा गया कि क्लोरीनेटेड डेरिवेटिव्स, तो ये आपके जो है फिनॉलिक कंपाउंड्स में आएंगे, ये आपके फिनॉलिक कंपाउंड्स में। एंड अगर सैलिसाइलिक एसिड पूछा गया तो ये आपके ऑर्गेनिक एसिड्स में आएंगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोक्रोम्स आर, तो साइटोक्रोम्स क्या है?
सो साइटोक्रोम्स दीज आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्डेंट यूज इन ग्राम्स स्टेनिंग इज। तो ग्राम स्टेनिंग में कौन सा मॉर्डेंट यूज किया जाता है? सो दिस मॉर्डेंट इज आयोडीन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन आर स्पोर्स ऑफ। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मींस बायोलॉजिकल इंडिकेटर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा है? एक क्वेश्चन हमने पहले देखा था, अब भी दूसरा क्वेश्चन है बेसिलस स्टीरियो थर्मोफाइलस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये भी आपका जो है वो एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज होता है, वहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में बी कल्चर्ड यूजिंग। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई को हम कल्चर कर सकते हैं किस मीडिया का यूज़ करके? तो इसके लिए आपका मीडिया यूज़ होगा मैकॉन्ग की मीडिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल यूज फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन इज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए एनिमल जो यूज़ किया जाता है दैट इज माउस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक यूज फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन इज कॉल्ड। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है दैट पर्टिकुलर टेक्निक इज नोन एज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हाइब्रिडोमा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज हीट लेवाइल। इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी जो है वो आपकी हीट लेवाइल होती है? सो हीट लेवाइल वन इज IgE। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एंजाइम्स आर यूज इन एलिसा एक्सेप्ट। सो यहाँ पे कौन सा एंजाइम जो है वो एलिसा में यूज नहीं किया जाएगा? सो होर्स रेडिश पेरोक्सीडेज आपका यूज़ होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज आपका यूज़ होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज़ होता है, बट एसिड फॉस्फेटेज जो है ये आपका एलिसा के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्रोमिन टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो लेप्रोमिन टेस्ट जो है वो किसका एग्जाम्पल है? सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू वायरस बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। सो डेंगू वायरस जो है वो किसकी फैमिली को बिलोंग करता है? सो इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फ्लेविविरिडे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन प्रोड्यूस नेग्री बॉडीज। इनमें से कौन सी वायरल इन्फेक्शन जो है वो आपकी नेग्री बॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगी? तो नेग्री बॉडीज़ आपकी रेबिस वायरल इन्फेक्शन में प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड इसमें वाटर से जो है वो डर लगता है रेबिस कंडीशन से, ठीक है। बेसिकली आपका जो एनिमल्स रहते हैं बेसिकली डॉग्स, उनके सलाइवा के थ्रू जो है ये आपका ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस वायरस नॉट ट्रांसमिटेड बाय ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। कौन सा हेपेटाइटिस वायरस है जो कि ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट से ट्रांसमिट जो है वो नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस B, C, G आपके होते हैं, ई जो है वो आपका इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोलाइसिस इज डन बाय। तो ऑटोलाइसिस जो है ये आपकी लाइजोसोम्स की हेल्प से की जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फैकल्टेटिव एनारोबिक इज। सो फैकल्टेटिव एनारोबिक का मीनिंग क्या है? सो फैकल्टेटिव एनारोबिक एक ऐसा टाइप का बैक्टीरियाज है, ठीक है, एक ऐसी क्लास है बैक्टीरियाज की जो कि आपकी ऑर्डिनरली एक एरोब होती है, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करती है। बट इसमें कैपेबिलिटी होती है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये आपका ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोन्स आर फाउंड इन। सो हिस्टोन्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स कैन बी स्टेन्ड विद। तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को स्टेन किसकी हेल्प से किया जा सकता है? सो इट कैन बी स्टेन्ड विद मिथाइलिन ब्लू, जो कि आपकी बेसिक डाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोस्पोर्स कैन बी स्टेन विद। एंडोस्पोर्स को स्टेन कैसे किया जाएगा? सो एंडोस्पोर्स कैन बी स्टेन विद मेलाचाइट ग्रीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर एज। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये आपका वॉयलेट कलर शो करता है, एंड जो ग्राम नेगेटिव है ये आपका
पिंक कलर शो करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर्स एज, सो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये आपका पिंक कलर शो करेगा, ऑलरेडी डिस्कस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग इज, ग्राम स्टेनिंग के दौरान जो अल्कोहल रहता है उसका एक्शन क्या होता है। सो अल्कोहल जो है ये आपका डीकलराइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया है, दैट इज इट डीकलराइजेज द सेल्स, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ अलगई इज नॉन एज, सो स्टडी ऑफ अलगई को फाइकोलॉजी कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोल्ड्स ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर विच आर कॉल्ड, तो जो मोल्ड्स रहते हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, सो दीज आर नोन एज सेप्रोफाइट्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट वायरस इज, सो लार्जेस्ट वायरस कौन सा है, तो लार्जेस्ट वायरस पोक्स वायरस जो है ये आपका लार्जेस्ट वायरस होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट वायरसेस, लार्जेस्ट पॉक्स हो गया एंड स्मॉलेस्ट जो है ये आपका रहता है रेब्डो वायरस, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया इज, तो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो है ये आपका रहता है थायोबैसिलस, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डीकम्पोजिशन इज, डीकम्पोजिशन के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं दीज आर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ वायबल बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड, सो अगर ब्लड स्ट्रीम में वायबल बैक्टीरिया की प्रेजेंस है सो दैट इज नॉन एज बैक्टीरियसेमिया, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ वायरसेस इन द ब्लड स्ट्रीम इज नोन एज, अगर ब्लड स्ट्रीम में वायरसेस की प्रेजेंस है, ठीक है, सो दैट इज नोन एज वायरेमिया, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोबैक्टीरिया आर स्टेन विद, तो जो माइकोबैक्टीरियाज रहते हैं ये आपके स्टेन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल नीलसन स्टेनिंग, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रेक्स इज अ, सो एंथ्रेक्स क्या है, तो एंथ्रेक्स इज अ जूनोटिक इन्फेक्शन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स वायरस इज, सो एड्स वायरस क्या है, सो एड्स वायरस एक रेट्रो वायरस है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एड्स इज, एड्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, सो एड्स के लिए आपका एलिसा टेस्ट जो है ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स इज, सो एड्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट एलिसा हो गया एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एड्स HIV इन्फेक्ट्स, सो एड्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, सिंपल फुल फॉर्म है HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, सो एड्स के दौरान HIV जो है वो किस टाइप के सेल्स को इन्फेक्ट करता है बॉडी में, सो इट विल इन्फेक्ट CD4 लिम्फोसाइट्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन अल्कोहल फर्मेंटेशन इज, सो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला माइक्रोऑर्गेनिज्म अल्कोहल फर्मेंटेशन में कौन सा है, सो दिस वन इज एस्पेरिगिलस निगर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिफ्रेंशिएट लैक्टोज एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स द मीडियम यूज्ड इज, ठीक है, सो अगर लैक्टोज एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स को डिफ्रेंशिएट करना है सो उसके लिए मीडियम कौन सा यूज़ किया जाएगा, सो इसके लिए मीडियम यूज़ होता है मैकॉन्कीज मीडियम, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोऑर्गेनिज्म यूजफुल फॉर फर्मेंटेशन आर, सो फर्मेंटेशन के लिए कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, सो दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर ईस्ट, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोस्ट्राइडियम एसिटोब्यूटाइलिकम इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, सो क्लोस्ट्राइडियम एसिटोब्यूटाइलिकम ये किसकी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, so it is used for the production of ethanol,
सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच टू बी मेंटेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज। सो पेनिसिलिन की प्रोडक्शन के लिए अगर पीएच मेंटेन करना है सो उसके लिए पीएच कितना रहता है, ठीक है, कितना पीएच हमें मेंटेन करना होता है। सो इसके लिए 6.5 पीएच जो है मेंटेन करना होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड। इनमें से ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड कौन सा है। सो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बेसिकली आपका फिजिकल मेथड्स में से आता है, ठीक है। सो ड्राई हीट में आपका इंसिनरेशन आ जाएगा, ठीक है, फ्लेमिंग आ जाएगा, ये दोनों ही आपके इसमें रहेंगे। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। एंड अगर मैं पास्चराइजेशन की बात करूँ तो पास्चराइजेशन जो है ये आपका ड्राई हीट में नहीं आएगा, इट विल कम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। दोनों ही आपके जो हैं वो फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन टेम्परेचर फॉर हॉट एयर ओवन इज। हॉट एयर ओवन के लिए स्टरलाइजेशन टेम्परेचर कितना रहता है। सो इसमें आपका 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स एंड 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। हमने एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क की स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। सो दिस मेथड इज पास्चराइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया इज। कल्चर मीडिया की स्टरलाइजेशन के लिए मेथड यूज होता है टिंडलाइजेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ड्राई हीट में आपका ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स मैकेनिज्म रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड हमने दूसरा मॉइस्ट हीट में देखा था जो कि इसमें मैकेनिज्म रहता है डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। सबसे ज़्यादा रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कौन सा है। तो मोस्ट रैपिड वन इज रेडिएशन स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम फॉर हीट और केमिकल एक्सपोजर और डोज फॉर रेडिएशन एक्सपोजर रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल पॉपुलेशन टू डिक्लाइन बाय 1 डेसिमल यूनिट दैट इज 90%, 1 लोगरिथमिक यूनिट रिडक्शन। सो टाइम या फिर कितना टाइम या कितनी डोज जो है वो माइक्रोबियल पॉपुलेशन को 1 डेसिमल पॉइंट पे डिक्लाइन करने के लिए रिक्वायर्ड रहेगी। सो दैट डोज और टाइम रिक्वायर्ड इज नोन एज, सो ये आपका रहता है डी वैल्यू। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहीं पे अगर मैं जेड वैल्यू की बात करूं तो जेड वैल्यू आपकी रहती है, इसको थर्मल डिस्ट्रक्शन टाइम भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज थर्मल डिस्ट्रक्शन टाइम। एंड ये बेसिकली क्या रहता है जेड वैल्यू इज़ कि हमें डी वैल्यू में अगर 1 लॉग रिडक्शन लानी है, ठीक है, 1 लॉग रिडक्शन लानी है तो 1 लॉग रिडक्शन लाने के लिए हमें कितना टेम्परेचर जो है वो कितना डिग्री ऑफ टेम्परेचर जो है वो लगेगा, ठीक है, इतना चेंज लाने के लिए। सो ये आपका होता है जेड वैल्यू। सो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अराउंड 144 एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने माइक्रोबायोलॉजी से डिस्कस कर लिए हैं। इनिशियल में कुछ डिस्कशन हमने की थी कुछ क्वेश्चंस पे जो कि आपके सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन जो थे वो आगे हमने देखे एमसीक्यू फॉर्म्स में। सो इनको आप पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। एंड या सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो आ जाएंगे आने वाले दिनों में। सो तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।